जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। आइए आज हम इंडियन पॉलिटी के तहत संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। संसद पार्लियामेंट संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 के तहत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र रेजिग्नेशन लेटर किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। भारत में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या होती है। कोरम यानी गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। नोट में पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। भारतीय संसद में पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? तो राष्ट्रपति आता है, लोकसभा एवं राज्यसभा आता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? वर्ष 2026 तक। संसद से संबंधित अनुच्छेद और संबंधित विषय वस्तु। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल्स याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन आर्टिकल 85 में दिया हुआ है। आर्टिकल 86 यानी कि अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी कि अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति त्याग पत्र तथा पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में दिया हुआ, आर्टिकल 90 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना अनुच्छेद 92 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना आर्टिकल 94 में दिया हुआ है।
अनुच्छेद 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति आर्टिकल 95 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना आर्टिकल 96 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 97 सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते आर्टिकल 97 में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय आर्टिकल 98 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति आर्टिकल 100 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए निर्हरताएं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। ये आर्टिकल 104 104 में दिया हुआ है। चलिए नोट में देख लेते हैं क्या दिया है। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। ठीक है फ्रेंड्स। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई 31वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। लोकसभा की कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? मध्य प्रदेश में कुल 6 सीटें। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? महाराष्ट्र में 48। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय ये भारत की संचित निधि पर भारित है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते ये भी भारत की संचित निधि पर भारित है। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते एवं पेंशन। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए, ये सारे भारत के संचित निधि पर भारित है। ठीक है फ्रेंड्स। परिसीमन डिलिमिटेशन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव। उत्तर प्रदेश में जो है उन्नाव। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है।
एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2। लोकसभा में बिहार की सीटें कितनी है लोकसभा में? 40। तो लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन दो राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ को लोकसभा में 11 सीटें हैं, मध्य प्रदेश से लोकसभा में 29 सीटें हैं। इन दोनों को मिलाकर के टोटल 40 सीटें लोकसभा में बिहार की है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। नोट में याद कीजिएगा फ्रेंड्स, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाना होता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उन पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पोर्टल पर रखती है। प्रकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? 25। लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10। संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नोट में क्या दिया हुआ है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत या नॉमिनेट किए जाते हैं? 12। ये किसी विशेष क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होते हैं फ्रेंड्स। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा सदस्य वर्ष 1980 से 1986 में थी ये। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ये 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक थी। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? जीवी मावलंकर के विरुद्ध। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत की संचित निधि कंसोलिडेट फंड पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। ठीक है फ्रेंड्स। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की संचित निधि में जमा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रति वर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व, बजट निकलने से पहले। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? संचित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में तुलना, दोनों में क्या डिफरेंस है। साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल लोकसभा एवं
साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक पॉइंट नंबर 2 है, साधारण विधेयक मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन धन विधेयक केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, साधारण विधेयक सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन धन विधेयक को सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से पूरा स्थापित किया जाता है। धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4 है, साधारण विधेयक राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, जबकि धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इन सारे डिफरेंस को याद करते चलिएगा फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 5 है, साधारण विधेयक राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक के लिए रोक सकती है, जबकि धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। पॉइंट नंबर 6, साधारण विधेयक राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 7, साधारण विधेयक दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। लेकिन धन विधेयक में क्या है? पॉइंट नंबर 7, धन विधेयक में क्या है? पॉइंट नंबर 7, इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 8, साधारण विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो तब, जबकि धन विधेयक पॉइंट नंबर 8 में धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। सीधी सी बात है। पॉइंट नंबर 9, साधारण विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, परंतु पॉइंट नंबर 9 में है धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस था ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में, तो इसे एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नोट में क्या दिया हुआ है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राक्कलन समिति एस्टीमेट्स कमेटी संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक यानी कि लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल तथा वित्त विधेयक फाइनेंस बिल दोनों के संबंध में हो सकती है। भारतीय संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव कट मोशन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव क्लोजर मोशन के नाम से भी जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन तक, केवल 14 दिन तक रोक सकती है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद सहित त्यागपत्र दे देता है।
लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में। इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। एस्टीमेट्स कमेटी में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग का अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक, डॉरी एबोलिशन बिल पर वर्ष 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संविधान संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। चलिए देखते हैं आगे। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना होता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल, 0 आवर किस देश की देन है? भारत की। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नोट में क्या दिया हुआ है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं यह चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स प्लीज इस चैप्टर को, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जितने टॉपिक हैं ये पार्लियामेंट से संबंधित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इन सारे पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा, दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये सारे टॉपिक आपको, ये सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।